हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बाऊजी से पूछो। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम टीचर्स के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि कैसे तैयारी करनी, कैसे तैयारी नहीं करनी। तो आज हम एक ऐसे ही शख्स के पास हैं जिन्होंने लास्ट रिक्रूटमेंट में क्लियर किया है एग्ज़ाम, और हम उनसे बातें करेंगे। आज उनसे आपसे जो भी क्वेश्चन हो, आपके सारे क्वेश्चन मैं पूछूंगा। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो पूरी देखना, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इंटरव्यू में क्या क्या उनसे सवाल पूछे हम वो भी पूछेंगे उनसे। सो वेलकम टू अवर शो। और ये हमारी मैम जो उसको जिनके साथ आज इंटरव्यू है। हेलो मैम। हेलो। सबसे पहले मैं आपका नाम और डेजिग्नेशन जानना चाहूँगा कि आप KVS में किस पद पे काम कर रहे हैं। मेरा नाम हनीशा यादव है और मैं TGT मैथ्स के पद पे काम कर रही हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपको सबको पता लग गया कि मैम TGT मैथ हैं, तो मैम एक बार अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बता दीजिए स्टूडेंट्स को। आई हैव डन BSc इन विच आई हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ये तीनों कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है क्योंकि जो आपका TGT का पेपर है, बच्चे सोचते हैं साइंस है तो मैथ्स का हम भर सकते हैं, तो साइंस वाले मैथ्स का नहीं भर सकते, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब हमारा 2019 का रिक्रूटमेंट था, उसमें काफ़ी जिन बच्चों ने TGT साइंस का दिया था और वो DV में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हो गए थे रिटर्न क्लियर होने के बावजूद, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं था। तो बच्चे कॉम्बिनेशन देख के फॉर्म नहीं भरते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर मैंने B.Ed करी और उसके बाद मैंने MSc करी इन फिज़िक्स। तो MSc जरूरत नहीं है TGT मैथ के लिए। मैम ने अपने एजुकेशन को इंक्रीज करने के लिए MSc स्टार्ट की थी, तो MSc की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप BSc और B.Ed और आपके साथ CTET लेवल 2 क्लियर होना चाहिए। और जैसे ही मैम ने कम्बिनेशन का बताया, तो आपको वीडियो मैंने डाल रखी है, आप कम्बिनेशन जरूर चेक कर लें। खाम एग्जाम दे देंगे, पास हो जाएंगे और उसके बाद आप DV में आउट हो जाएंगे, तो प्लीज़ अपना कम्बिनेशन जरूर चेक करें। सो मैम आप कौन से रिक्रूटमेंट में सिलेक्ट हुए थे? 2019 सर। 2019 में। तो फॉर्म आपने कब फिल किया था इसका, 2019 वाला? 18 में सर, 18 में फिल किया था। तो 2018 में फिल किया था, 2019 में मैम की ज्वाइनिंग हो गई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, KVS सिर्फ 1 साल में ही कंप्लीट कर देता अपना प्रोसेस, तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचता। लाइक CGL 3-3, 4-4 साल के लिए होल्ड नहीं करता। तो KVS में ज़रूर अप्लाई करें। तो मैम से पूछते हैं कि उन्होंने कहाँ से तैयारी की अपनी और कौन कौन सी बुक्स यूज़फुल हैं उस चीज़ के लिए। सो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी और आपने कोचिंग ली थी या डायरेक्ट आपने होम स्टडी से ही आपने पास आउट किया? नहीं सर, मैंने सेल्फ स्टडी ही करी थी, कोचिंग नहीं ली थी। और मेरे हिसाब से TGT के लिए अगर आप कर रहे हैं तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट नहीं आता है। TGT का जो पेपर होता है हमारा, किसी भी सब्जेक्ट का सेम आता है पेपर, हिंदी, मैथ, संस्कृत, सब टीचर्स का सेम होता है पेपर। तो उसमें कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, और क्योंकि उसमें आपका रीजनिंग है, साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी आप अपनी B.Ed की बुक से कर सकते हैं, और CTET करेंगे तो साइकोलॉजी वैसे ही कवर हो जाती है। साइकोलॉजी के लिए मैंने बुक ली थी, पियर्सन की है एक, डॉक्टर संदीप कुमार करके, वो अच्छी किताब है। और एक साइकोलॉजी की बुक थी, B.Ed में ही बच्चे पढ़ लेते हैं, वो बुक वही थी नॉर्मल। बाकी आप CTET की तैयारी करते हैं, उसके लिए एक अरिहंत की बुक आती है नॉर्मल सी, उसमें उतनी साइकोलॉजी इनफ होती है, उससे ज़्यादा साइकोलॉजी एक्चुअली आती भी नहीं है सर। और रीजनिंग के लिए कोई भी आप ले लो, मैंने RS अग्रवाल से करी थी रीजनिंग। RS अग्रवाल बहुत अच्छी किताब है रीजनिंग के लिए। और GK आपका जो करंट अफेयर्स आता है, वो मंथली जो मैगजीन्स आती हैं 20-20 रुपए वाली, वो। और स्टैटिक तो फिर आप लूसेंट ले लो, क्योंकि स्टैटिक में इतना ज़्यादा डीप में नहीं आता कि आपको बहुत ही अलग अलग किताब लेनी पड़े। लूसेंट की जो किताब है वो इनफ है स्टैटिक GK के लिए। तो जैसे कि आपको पता लग गया कि आपको कौन कौन सी बुक है, कोचिंग सेंटर पे मत जाइए, आप होम स्टडी से भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। मैम ने आपको बुक बता दी है, तो प्लीज़ वो बुक को पढ़ें। और जो जर्नल एग्ज़ाम होता है TGT का, PRT का, TGT का, इनका जर्नल एग्ज़ाम होता है, PGT में सब्जेक्ट आता है। तो जर्नल एग्ज़ाम की तैयारी आप कहीं भी कोई भी बुक उठा लीजिए। आप CGL की उठाएंगे तो हाई लेवल हो जाता है, उनसे थोड़ा कम लेवल का ही आता है KVS में। तो वो आपको पता लग गया है। सो मैम आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट था या सेकेंड अटैम्प्ट था? सर ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, मैंने 2017 में भी दिया था और उसमें मेरा 3 नंबर से रह गया था। चलो, ऐसे बहुत से कैंडिडेट होते हैं जो बेचारे आधे नंबर से भी रहते हैं, उनके लिए मैं बहुत दुख है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, ये इस अटैम्प्ट में निकाले क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो आप अपना तैयारी पूरी रखें। सो मैम आप किसी मतलब आपके बैकग्राउंड टीचिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो या आप एक लौते हो जो अपने निकल के आए कि मैं टीचिंग करूँगी बाकी? नहीं सर, मेरे फादर भी TGT मैथ्स हैं।
तो ये स्टेट देखिए, गवर्नमेंट में। तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है कि जो फादर हैं वो भी टीजीटी मैथ है, तो उनकी वजह से तो मैम ने भी ये अपना टीजीटी मैथ के लिए तैयारी की। बचपन से मैम आपको शौक मतलब था कि मैं एक टीचर बनना चाहूँगी या कैसे? सर मेरे दो ही थे, या तो बीटेक या टीचिंग। बीटेक फिर करी नहीं तो फिर टीचिंग ही मेरे पास लास्ट ऑप्शन। बीटेक मैडम ने नहीं चूज़ की, इन्होंने अच्छा किया क्योंकि बीटेक वाले आज इंटरव्यू ले रहे हैं वो इंटरव्यू दे नहीं रहे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपने डिसीजन था मैम। सो उसके बाद आपने एग्ज़ाम कहाँ हुआ था मैम आपका? सर मेरा एग्ज़ाम हुआ था ये फरीदाबाद के पास जगह है एक, वहाँ पर हुआ था। तो आपका एग्ज़ाम 2018 में हुआ था या 19 में हुआ था? नहीं सर, एग्ज़ाम हुआ था 2018 में ही, दिसंबर में। तो दिसंबर 2018 में एग्ज़ाम हुआ था। जो एग्ज़ाम ये फॉर्म निकलते हैं उसके 3 या 4 महीने का गैप होता है आपका, उसके 3 या 4 महीने के अंदर ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है केवीएस में। सो मैम आपका एग्ज़ाम कहाँ हुआ था मैम? एग्ज़ाम फरीदाबाद में हुआ था सर। फरीदाबाद में। और आपने कितना स्कोर किया था एग्ज़ाम में? मेरा स्कोर था 92। कट ऑफ हमारी उस टाइम पे गई थी 84 मैथ्स की, आउट ऑफ 150। सो आउट ऑफ 150 84 कट ऑफ गई थी। मैम ने 92 स्कोर किया था, क्योंकि पहले अटैम्प्ट में मैडम रह गए थे तो अब की बार एक थोड़ा गैप लेके चले, तो बहुत अच्छी बात है। 92 एक अच्छा स्कोर है आउट ऑफ 150। तो देन उसके बाद क्या हुआ मैम? एक और बात बताना चाहूँगी सर, क्योंकि जो ईयर हमने दिया था 2019 वाला पेपर हार्ड था, तो इस वजह से कट ऑफ कम गई थी। और जो 2017 वाला पेपर था उसकी कट ऑफ 105 गई थी। कट ऑफ 105 गई थी और इस बार कट ऑफ 84 गई थी। मतलब कि एग्ज़ाम पे भी डिपेंड करता है कि जो हार्ड आता है एग्ज़ाम तो कट ऑफ कम रहती है, और इजी आता है तो कट ऑफ ऑब्वियस है कि वो इंक्रीज़ हो गई। तो उसके बाद आपके कट ऑफ लग गई थी, उसके कितने महीने के बाद आपको एज मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल आया था? इंटरव्यू हुआ था सर हमारा फेब में। फेब में आपका? यस, फेब में इंटरव्यू हुआ था हमारा। तो इंटरव्यू कहाँ हुआ था आपका? इंटरव्यू सर मेरा गुड़गांव हुआ था। मेरे दोनों पेपर क्लियर हुए थे, पीआरटी और टीजीटी। एक मेरा जयपुर हुआ था पीआरटी का, और टीजीटी का मेरा गुड़गांव हुआ था, जो अपना केवी नंबर है 1 एएफएस गुड़गांव, उसमें। तो मैम ने अभी पता लगा हमें कि पीआरटी भी मैम ने क्लियर किया है, तो पीआरटी का जो एक्सपीरियंस वो हम बाद में पूछेंगे मैम से। फिलहाल टीजीटी मैथ का चल रहा है। तो इंटरव्यू मैम का गुड़गांव होता है, नियर बाई जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट होता है। सो इंटरव्यू के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या पूछा गया था, कितने बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे। तो सबसे पहले मैम पूछना चाहूँगा कितने बोर्ड ऑफ मेंबर थे जब आप इंटरव्यू देने गए थे? 4 बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे सर, 3 वर जेंट्स एंड 1 लेडीज़। तो कुछ क्वेश्चन होता है सभी स्टूडेंट्स का कि क्या इंग्लिश में जवाब देना जरूरी होता है या हिंदी में जवाब देना होता है। तो जो भी इंटरव्यू में आपने जैसे भी फील किया वहाँ पे, क्या आपकी फीलिंग्स थी, कैसा आपका रिएक्शन था, तो प्लीज़ एक्सप्लेन करें उस चीज़ को। सर ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना है या हिंदी में देना है। जो सबसे इजी वे है कि आपसे जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं वो जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप उसी लैंग्वेज में देने की कोशिश कीजिए। अगर आप, क्योंकि केवी के टीचर्स से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि दे शुड बी बाइलिंगुअल, तो हमें दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए। और जिस लैंग्वेज में इंटरव्यू लिया जा रहा है उसी लैंग्वेज में अगर आप आंसर देंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर वो हिंदी में पूछ रहे हैं और आप अपनी इंग्लिश में बोलेंगे तो वो एक तरीके से उनका ईगो हर्ट हो जाती है कि वी आर आस्किंग इन हिंदी एंड शी इज़ टेलिंग इन इंग्लिश, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए उस चीज़ का। सो ये भी आपको डाउट क्लियर हो गया कि आपकी मर्जी, आप जिस चीज़ में हिंदी में आप चाहते हैं कंफर्टेबल है हिंदी में बोलिए, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल इंग्लिश में बोलिए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें कि सामने वाला किस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन कर रहा है। अगर वो हिंदी में पूछ रहा है तो आप हिंदी में जवाब दीजिए, आपको इंग्लिश में पूछा तो इंग्लिश में दीजिए, ठीक है। सो मैम आपसे कोई क्वेश्चन आपको याद होंगे, कितने आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, किस किस टाइप के आपसे क्वेश्चन किए गए थे? सर मेरा इंटरव्यू चला था 40 मिनट्स और उसमें मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे। सारे मैथ से रिलेटेड थे और कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि मैं एमएससी फिजिक्स में है तो फिजिक्स से भी रिलेटेड मुझसे 2-3 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है, जैसे मैम की फिजिक्स थी एमएससी, तो वो चेक करना चाहते थे कि फिजिक्स में भी मतलब कितना उनको नॉलेज है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि 3 या 4 साल के बाद मैम फिजिक्स के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और वो एज ए पीजीटी फिजिक्स भी केवीएस में जॉब करेंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा एलईडी टाइप होता है। आप डिपार्टमेंटल एग्जाम निकालते हैं, आपको प्रमोशन बहुत जल्दी आ जाता है। सो ये तो मैंने बता दिया आपको कि किस टाइप से उन्होंने क्या क्या पूछा और मैडम ने क्या क्या जवाब दिए। सो मैम से स्कोर और जान लेते हैं कि उन्होंने, मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो इंटरव्यू होता है वो 60 नंबर का होता है, तो जो भी मैम ने स्कोर किया आउट ऑफ 60 किया है। सो मैम आपका स्कोर क्या था इंटरव्यू? 51। देखो बहुत अच्छा होता है। तो ये डिसाइड, जैसे मैंने आपको बताया कि वो आंसर किस टाइप से देते हो, आपकी मतलब नॉलेज उनको चेक नहीं करनी भाई, क्योंकि आपने एग्ज़ाम कर दिया है तो नॉलेज उनको पता है, आप नॉलेजेबल हो।
सो आउट ऑफ 60 51 इज़ अ वेरी गुड स्कोर। और ओवरऑल मैडम जो कट ऑफ बनाते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 85:15 का होता है, तो आउट ऑफ 100 आपके कितना कट ऑफ बनी थी और आपका कितना स्कोर बना था? सर वो हमें नहीं, हमारा आया ही नहीं था वो, उन्होंने हमारा भेजा नहीं, उन्होंने हमें डायरेक्ट लेटर भेजा था, अपॉइंटमेंट लेटर। तो वो क्लियर नहीं करते, वो बाद में होता है जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं उसके 4 या 5 महीने के बाद एक लिस्ट डालते हैं एक्सेल सीट, जिसमें आपको बताते हैं कि आपका ये स्कोर बना था और आपका इतना स्कोर बना है। आपको डायरेक्ट लेटर आ जाता है ज्वाइनिंग का। तो आपको स्कूल नियर बाई मिला कि आपको दूर मिला स्कूल? सर जैसे कि मैं झुंझुनू से बिलोंग करती हूँ और मेरी पोस्टिंग है यहाँ पे करनाल में, तो इतना नियर बाई नहीं है, 280 किलोमीटर्स का फासला है। फिर भी बहुत अच्छा है, साउथ में तो नहीं भेजा आपको, नॉर्थ ईस्ट नहीं भेजा, फिर भी बहुत अच्छा है कि आपको नियर बाय ही रखा गया है। और एक लास्ट क्वेश्चन और था कि मैम जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया तो कितने दिन का आपको टाइम दिया था ज्वाइनिंग के लिए? ज्वाइनिंग के लिए सर आपको 15 डेज़ का टाइम मिलता है, और उसमें आपको कुछ शर्तें होती हैं इनकी कि ये जैसे लेके जाना होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो तो वेरीफाई आपके इंटरव्यू के टाइम पे ही हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, बट उनकी सबकी एक कॉपी आपको लेके आनी होती है। और हमसे 2 लाख का बॉन्ड भरवाया गया था कि अगर हम 2 साल से पहले केवी छोड़ते हैं तो पहले 2 लाख रुपए में जमा करने पड़ेंगे, तो उसका एक कोर्ट से लेटर बनता है बॉन्ड का, वो बनवाया गया था। और आपका पुलिस वेरिफिकेशन होती है और मेडिकल होता है। तो आजकल केवीएस ने बॉन्ड का सिस्टम स्टार्ट कर दिया पिछली 2 रिक्रूटमेंट से कि आपको बॉन्ड साइन करना पड़ता है 2 लाख रुपए का। अगर आप 2 साल से पहले अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए केवीएस को देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ आप याद रखें जब आप अप्लाई करते हैं कि आपको ये बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा। उसके बाद मैम का जैसे बताया इन्होंने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू के टाइम पे हो जाता है, लेकिन जब ये स्कूल में ज्वाइन करने जाते हैं उस टाइम पे भी इनका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। तो उस टाइम मैडम आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए? सर सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। मेन जो होता है आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन की, बीएड की जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो तो है ही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे डिग्री नहीं लेके आते हैं, वो सिर्फ अपनी मार्कशीट्स ले आते हैं। मार्कशीट के बेसिस पे इंटरव्यू नहीं लेते हैं, उनको आपकी डिग्री ही देखनी होती है, मार्कशीट से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। अगर आपके पास डिग्री है तो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, अदरवाइज नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गई, अपनी डिग्री भी लेके जाए भाई, हैं कुछ चीज़ें छोड़ के मत जाए। जो भी कमाया है ना 20 सालों 25 सालों में, सब कुछ लेके जाए वहाँ पे, दिखाएं उनको कि हम क्या क्या करके आए हैं। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया मैम, उसके बाद आपने ज्वाइन कर लिया। तो अब आपने 2 साल हो गए नियर बाई आपको यहाँ पे केवीएस में, तो कैसा लग रहा है, कैसी जॉब है, किस टाइप से आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के लिए? बहुत अच्छी जॉब है, और एज अ गर्ल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे पहले से ही टीचिंग में आना था। सेम आप अपनी स्कूल लाइफ दोबारा से जी सकते हो। बच्चों के साथ बहुत एंजॉय होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ इतने कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और केवी जो है बहुत सारी वर्कशॉप्स कंडक्ट कराता है आपके लिए, एज अ टीचर आपके लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट कराता है, वो आपकी ग्रोथ के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये चीज़ मैं भी बताना चाहूँगा आपको, जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके आस पास हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनका आपके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि आप लाइफ को कैसे जीते हैं। और अगर आप 11वीं 12वीं के बच्चों के साथ जियोगे तो आप 100% आपके अंदर वो बचपना भी रहेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। स्ट्रेस इतना हो चुका है, लेकिन आप स्कूल लाइफ में, आप स्कूल में हो, आप खेल भी रहे हो, आप पढ़ा भी रहे हो, आप काम भी कर रहे हो और इनकम भी आ रही है, तो इससे अच्छी जॉब मैं नहीं मानता कि कोई होगी। टीचिंग से अच्छी जॉब आज के टाइम पर कोई नहीं है भाई। तो अपनी तैयारी करो। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा हनीशा मैम को, थैंक यू सो मच मैम हमारे चैनल पे आने के लिए। और बने रहिए चैनल पे, क्योंकि ऐसे ऐसे इंटरव्यू आते रहेंगे धीरे धीरे और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैम प्लीज़ आप भी कहते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब हिज चैनल।